सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क और यह है आलमी सहारा। आज हमारे साथ तकरार में मौजूद हैं हरीश रावत साहब, जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनके सियासी सफर पे, उनकी मुस्लिम दोस्ती पे और उन सारी चीजों पे जिस पे हरीश रावत बहुत पेश रहते हैं। खास करके जो मुस्लिम का मसला है, मुसलमानों का जो मसाइल है, उसमें ये हमेशा पेश रहे हैं और हमेशा ये कोशिश की है कि मुसलमानों के जो मसाइल है उनको कम से कम एक आवाज दी जा सके, ना सिर्फ ये कि उत्तराखंड उत्तरांचल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। तो हम खैर मकदम करते हैं हरीश रावत जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। रावत जी, सबसे पहले आपसे बात करें कि आप उत्तर प्रदेश में जो पहले विभाजित नहीं हुआ था, डिवीजन नहीं हुआ था, उसमें आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और उसके बाद उत्तराखंड बना और ये माना जा रहा था कि अभी जो पिछला चुनाव हुआ है कि उसमें आप वहां के वजीर आला होंगे और सारे लोग, खास करके अकलियतों की नजर, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है या जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं, उनकी नजर इस बात पर थी कि इस बार हरीश रावत साहब जो 2000 में नहीं हो सका था वो 2012 में जरूर होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप फिर वजीर आला नहीं बन सके? देखिए, राजनीति संभावनाओं और जो संभावना वास्तविकता नहीं बन पाई, हकीकत नहीं बन पाई, उन दोनों का खेल है। इसमें पॉसिबिलिटीज भी हैं, आप यदि काम कर रहे हैं निरंतर, और कभी कभी आप मिस भी कर जाते हैं। तो इसको आपको उसी नजरिए से देखना पड़ता है कि जो चीज सामने आ रही है, जो हकीकत है, आप उससे वाबस्ता हों और आप जिस नजरिए से काम करते रहे हैं या जिस जोश खरोश से आप काम करते रहे, उस जोश खरोश से काम करते रहिए कि कभी तो मौका आएगा, उसका इंतजार करिए। सर, ये आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, उत्तराखंड पर जिनकी नजर है, उनको मालूम है कि पहाड़ों में अगर कांग्रेस जिंदा है तो इन कंधों पर जिंदा है। आपने कहां से कांग्रेस को लाके 2012 में बिल्कुल सत्ता तक पहुंचाया, सरकार बनाने तक पहुंचाया। उसके बावजूद कुछ लोग कांग्रेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कांग्रेस में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि फिर हरीश रावत चीफ मिनिस्टर नहीं बने। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो उत्तराखंड की जो अभी डिजास्टर हुआ है, जिस तरह से वहां पे लोगों की जान गई है, और उसमें भी बहुत सवाल उठे जो आपकी अभी सरकार है उनके ऊपर, तो ये माना जा रहा था कि अब इसके बाद जरूर इनको वजीर आला बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस की जो दिल्ली की राजनीति है उसमें कहीं पे आप या तो अलग थलग पड़ गए हैं या कुछ लोग हैं जो आपसे मजबूत पड़ रहे हैं? ये दूसरी बात तो हो सकती है कि कुछ लोग आपसे मजबूत पड़ गए हो, जी जी, या कुछ लोग मिल करके मजबूत हो जाते हैं कि भाई किसी को अलग करना। ये भी राजनीति में होता रहता है, लेकिन अलग थलग पड़ गए हैं ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी लीडरशिप की हमारे ऊपर हमेशा बड़ी मेहरबानी रही है और ये पार्टी थी जिसने इस लायक बनाया। यदि मान लिया हम कुछ काम कर सके, किसी समय हमको कुछ मौका दिया, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो मौका कोई हम कहीं से खोज करके लाए, वो पार्टी ने दिया। अब हमने उस मौके का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे काम किया, ये एक मौके का इस्तेमाल तो आपने किया, आपने सरकार बनवा दी वहां। मैं कहता हूं ये एक बात हो सकती है, मगर किया तो पार्टी की ताकत से। यदि पार्टी नहीं होती और फिर एक व्यक्ति नहीं होता है, एक टीम होती है और वो टीम सब कुछ करती है। हम लोग असल में 1990 में बड़ी दिक्कत में आ गए थे उत्तराखंड में, जब कांग्रेस भी हार गई थी और दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी के टाइम में कुछ ज्यादतियां हो गई उत्तराखंड वालों पर। गोलियां भी चली कई जगह, बहुत बड़ी बिजनेस हालात पैदा हो गए और लोग उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहते थे। कांग्रेस मुलायम सिंह जी को सपोर्ट कर रही थी। हमारे नेता दर नेता जो है भाग खड़े हुए, लोगों ने मैदान छोड़ दिया। तो उस समय हम लोगों ने, कुछ लोगों ने निर्णय किया, नहीं, पार्टी के साथ रहेंगे, जो भी होगा सिंक एंड स्विम, हम पार्टी के झंडे के साथ खड़े हैं। और फिर बाद में टर्न अराउंड करने में भी हम सफल हो गए। पार्टी को ही कांग्रेस राज्य के पक्ष में ला करके हम लोगों ने खड़ा कर दिया और एक हमने संघर्ष समिति बनाई। उसके माध्यम से जो लाइक माइंडेड लोग थे उनको उसके अम्ब्रेला के नीचे खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय सोनिया गांधी जी ने हमारा साथ दिया। उस समय उन्होंने राज्य के पक्ष में आई और उससे हमको काम करने में सहूलियत हुई। और जब राज्य बन गया और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी बनी तो उन्होंने मुझको जिम्मेदारी दी और वही लोग जो हमारे साथ उस लड़ाई में
1990 से लग गए थे, वो सबके जोश खरोश से हम 1 से 40 तक पहुंचे और सरकार बना पाए। लोग उस समय बिल्कुल रूल आउट कर रहे थे, बल्कि मैं जब यहाँ के नेताओं से भी बात करता था, कोई कहता था 8 आएंगे, कोई कहता था 10 आएंगे, तो हमको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। यहाँ तक कि मीडिया भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, मगर वहाँ के लोगों की मौत थी। लोगों ने ये समझा कि भाई इन लोगों को दिया जाए एक मौका, कांग्रेस को मौका मिला। पार्टी ने, हमारे बहुत सीनियर लीडर से, मुझे कोई इस बात की शिकायत नहीं है, काबिलियत और सब लिहाज से वो बहुत ठीक थे और उनको जिम्मेदारी थी। मगर सब्सिक्वेंटली जैसा पॉलिटिक्स में होता है, होना ये चाहिए कि जिसके पास जिम्मेदारी आती है वो फिर सबको जोड़े, और जिससे जिम्मेदारी हटती है या नहीं दी जाती है उसको साथ जोड़ने की कोशिश करे। वो जुड़ाव आज की राजनीति में नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी के कंपटीशन में खड़े हैं तो आप लूज कर गए, तो लूजर को ये मान लिया जा रहा है कि ये तो जो है खत्म हो गया, खत्म समाप्त है, या इसको नजदीक मत आने दो। जो पॉलिटिक्स में ये बात स्टार्ट होगी है, ये प्रत्येक हर पार्टी की एक प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूँ पार्टी के कांग्रेस में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है। मैं समझता हूँ ये और पार्टियों में भी है, और इस प्रॉब्लम का निदान पार्टी की जो हायर लीडरशिप है उसको निकालना चाहिए। जिस आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है ये उसके ऊपर होना चाहिए कि वो सबको जोड़ करके चले, और जिसका जो ड्यू है, जिसका जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, अब वहाँ की सियासत में वो इम्पोर्टेंस उसको दीजिए। राव जी, आपने एक बात कही कि 1990 से जब पूरी ये जो आंदोलन चला, तहरीक चली उत्तराखंड का, उससे लेकर के 2012 तक आप उसमें आगे आगे रहे, और आपने कहा 1 से 40 तक आप आए। लेकिन बहुत इसके साथ कहना पड़ रहा है कि जो आदमी अभी सरकार वहां पे चला रहे हैं वो उस तहरीक में नहीं थे, उस मूवमेंट में नहीं थे, और एक पैराट्रूप से उनको ड्रॉप किया गया है, पैराशूट से उनको ड्रॉप किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं वो कार्यकर्ता या वो लोग जिन्होंने पूरी तहरीक में 1990 से 2012 तक कांग्रेस का आपके कहने पे आपके साथ, इसलिए कि पहाड़ में आपकी पकड़ है, कांग्रेस में वहां पर माना जाता है कि हरीश रावत वहां पे चेहरा है और वही उसकी ताकत है, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं जो उनका जो मोरल है वो कम होता होगा। तो इसकी तरफ कांग्रेस की सोच नहीं है क्या, या पार्टी लीडरशिप इसको लेकर के क्या सोच रही है? ये एक बात है कि जो पहाड़ से एक आइडेंटिफिकेशन है जी, वो हमारे दूसरे साथियों का उतना नहीं बन पाया। जी बिल्कुल नहीं। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि पहाड़ से भी एक क्लोज आइडेंटिफिकेशन है, और मैदान से भी मैं उतना ही जो है वाबस्ता हूँ वहाँ के वहाँ के मसाइल से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर से, उससे तो एक बैलेंस बनाने का काम मैं करता रहा हूँ, और उसका मुझको सियासी तौर पर फायदा भी मिला है। जहाँ तक आपने एक सवाल कहा कि लोग आ गए, ऐसा नहीं है। देखिए, उनके पिताजी हमारे यहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन आपके आंदोलन में कहीं नहीं रहे ये लोग। वो ठीक है कि 1998 के बाद वो आए और वहाँ सक्रिय हुए, लेकिन उनका असर नहीं है वहाँ की सियासत में। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बना, पहले भी उनका असर। ये आप पार्टी लाइन बता रहे हैं। ऐसा ये आप पार्टी लाइन कह रहे हैं। और यंग है, एनर्जेटिक हैं, और एक विजन है उनका, और इसमें कहीं कोई वो नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखते थे। चलिए दूसरी बात करते हैं कि अभी जो उत्तराखंड में जिस तरह की आफत आई और जिस तरह का बाढ़ आया और हजारों लोगों की जान गई, उसको लेकर के भी उत्तराखंड सरकार पे बहुत उंगलियां उठी, और ये माना जा रहा है कि वहां पे जो बचाव का काम था उस तरह से नहीं कर सकी सरकार जिस तरह से करना था। आप हिंदुस्तान के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, हमेशा ये बात होती है कि इस तरह की आपदा जो आती है, इस तरह की जो आफत आती है आसमान से या नदियों से, उसको लेकर के प्रोजेक्ट्स हैं। वाटर रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है, दूसरी डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन जब आफत आती है तो ये देखा गया हरीश रावत जी कि उस वक्त हमारी पूरी सरकार और उसका पूरा जो अमला है, उसका जो पूरा विभाग है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो फेल हो जाते हैं, विफल होते हैं। ये हमने उत्तराखंड में भी देखा। तो इसको लेकर के कोई आपके पास प्रोजेक्ट है? देखिए, इसका नाम ही आफत है जो आपने जुमला इस्तेमाल किया। ये देखिए अचानक आती हैं, और
जो यहाँ आई उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो इम्पैक्ट था वो बड़ा गहरा रहा और बड़ा सडन था और किसी ने उसके विषय में सोचा नहीं था। देखिए, उसके लिए आज ब्लेम करना कोई भी हुकूमत में हो सरल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के उन्होंने भी इसके विषय में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको यदि टाइमली हेल्प नहीं दी होती और सारी अपनी चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, एनडीआरएफ हो या डीजीबीआर हो, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के कमांड पे नहीं दे दी गई होती और सारी पूरी ताकत नहीं झोंकी होती, तो जो रेस्क्यू वाला है, बचाव वाला काम है, वो बड़ा कठिन हो जाता। आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा रावत जी, एक समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो हरीश रावत जी से बातचीत जारी रहेगी। मैं हूँ सिया और मेरी शादी होने वाली है और सब कहते हैं कि ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता और सास कभी माँ जैसी नहीं हो सकती। पर क्या मेरे पति की माँ मेरी माँ नहीं है? मैं भी तो उनके लिए एक बेटी ही हूँ। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। 16 सितंबर से रात 9 बजे सहारा वन पर। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं हरीश रावत जी से। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में जो अभी डिजास्टर हुआ, जिस तरह से फ्लड आया और उसमें लोगों की जानें गई, तो उसमें सरकार ने किस तरह से काम किया। हरीश रावत जी बता रहे थे कि उसमें सरकार ने काफी उत्तराखंड सरकार की मदद की। आइए जानते हैं कि और क्या किया। जी, आप बता रहे थे कि उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई उसमें सरकार ने बहुत मदद की, लेकिन फिर भी लोगों की उंगलियां उठ रही हैं और अभी भी बहुत सारे लोग जो गायब हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए, जो बचाव का कार्य था वो बहुत बड़ा काम था और मैं समझता हूँ एज ए नेशन हम उसमें सफल हुए। हम लोग 1,10,000 से ज्यादा एज ए स्टेट हमारा इम्तिहान है। हम कैसे जो लोग वहाँ हैं अब, जो बचे हुए हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं या जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उन तक कैसे हम रिलीफ पहुँचाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा इम्तिहान है कि हम कैसे उस एरिया को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। बहुत सारे लोगों का पुनर्वास होना है, दोनों तरीके का, क्योंकि कुछ परिवार बर्बाद हुए हैं, कुछ बिजनेस बर्बाद हुए हैं, कुछ लोग हैं जिनके सामने आगे का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन सब के लिए हमको इंतजामात करने हैं। तो रिहेबिलिटेशन इंडिविजुअल का भी करना है और हमको गांव भी कई एरिया जैसे हैं जिनके सामने अब बहुत बड़ा खतरा है और वो लैंडस्लाइड जोन में हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि कभी भी इनके ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो हमको उनको वहां से दूसरी जगह बसाना है। जिन लोगों के बिजनेस गए हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी गई है, जिन लोगों के कमाने वाले गए हैं, मरे हैं, 1,000 के करीब लोग हमारे स्थानीय लोग मरे हैं वहां के, तो उन सबको हमको अपने पांव पे खड़ा करना है। तो इंडिविजुअल का रिहेबिलिटेशन है, विलेजेस और एरियाज का रिहेबिलिटेशन है और रिकंस्ट्रक्शन है। फिर से हमको ये बनाना है कि एक नया हम वहाँ डेवलपमेंट के मॉडल के साथ जो है फिर से कनेक्टिविटी आदि को, सब चीजों को रेस्टोर कर सकें। और क्योंकि ये जो 4 धाम हैं जहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस आपदा का, वो हमारी धरोहर नहीं है, वो पूरी इंसानियत की हमारे पास मिल्कियत है। तो हमको फिर से उन एरियाज को इस लायक बनाना है कि देश और दुनिया के लोग वहां आ ही न सकें, बल्कि अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। और तो उस तरीके का रिकंस्ट्रक्शन हमको बनाना है। उसके लिए एक रोड मैप मैं समझता हूँ राज्य सरकार तैयार कर रही होगी और या तैयार कर रही होगी। जहां तक मरकजी हुकूमत का सवाल है,
मरकज ने बहुत साफ शब्दों में कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो पहली मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई जो उत्तराखंड के रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन को रिकंस्ट्रक्शन। एक सवाल आपसे कहना है, मैं एक सेकंड सेंटेंस को पूरा कर लूं। तो उसकी पहली बैठक में राज्य सरकार जो है 27-28 पॉइंट्स लेकर के आई थी और प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया था कि आप प्रोजेक्ट लाइए, आपके पास के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। बल्कि वजीर खजाना ने भी कहा कि आपके लिए कहीं धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, आप आगे बढ़िए, आप प्रोजेक्ट तैयार करिए और हमारे पास लाइए। और मैं समझता हूं इसी मकसद से प्राइम मिनिस्टर ने उस कमेटी को भी जो है कंस्टिट्यूट किया है। नहीं राजा जी, आपने कहा रिकंस्ट्रक्शन की बात की। मेरा एक सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड से हमने कुछ सीखा है? इसलिए कि उत्तराखंड में हमने देखा कि जिस तरह से जब बारिश हुई और जब पानी आया तो उसके रास्ते को मकानों ने ब्लॉक किया हुआ था। ये कहीं ना कहीं अंधाधुंध जो मकान बने हैं, जो टूरिज्म के नाम पे जिस तरह से लैंड माफिया और कंस्ट्रक्शन माफिया को जमीनें दे दी गई हैं और उन्होंने पानी के रास्ते में जो मकान बना है, उससे ये जो आफत है वो ज्यादा बढ़ी। तो क्या हमने इससे कुछ सीखा है कि अब रिकंस्ट्रक्शन, एक बात उत्तराखंड की, दूसरी कि दूसरी जगहों पे जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए या तीर्थ के लिए, वहां पे अगर ऐसी व्यवस्था है, इस तरह की चीजें हुई हैं, तो उसको हम अभी से सुधार करें ताकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान ना जाए। देखिए, हमको 4 सबक लेने की जरूरत है उत्तराखंड से। पहला सबक तो हमको ये लेना है कि इस तरीके की इवेंचुअलिटीज के लिए जब ये क्लाइमेट चेंज के समय में जो है हमको तैयार रहना पड़ेगा। सुनामी के वक्त भी इसी तरीके की स्थिति आई थी और अब जो केदारनाथ बद्रीनाथ की त्रासदी आई, ये भी हमसे कहती है और उसके लिए एनडीआरएफ को और वेल इक्विप्ड बनाने की जरूरत है और ऐसे एरियाज में काम करने वाले प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक यूनिट को, चाहे किसी महकमे की क्यों ना हो, उसको जो है इस प्रकार की तबाहियों का मुकाबला करने के लिए, उनमें काम करने के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। बल्कि राज्य सरकार ने अब एसडीआरएफ बनाने की बात कही है और मैं तो कहूं कि एसडीआरएफ से भी हमको आगे जाना पड़ेगा। हमको विलेज लेवल तक और दूसरे जो हमारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लेवल पर भी हमको एक ऐसा क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने को ऐसी आपदा की स्थिति में काम करने के लिए तैयार कर सके या तैयार खड़ा हो सके। नंबर 1 लेसन। नंबर 2 लेसन हमको ये सीखने की जरूरत है कि जिन एरियाज को प्रकृति ने नाजुक बनाया है, हम उसका सम्मान करना सीखें। बहुत अच्छी बात की आपने। और देखिए, केदारनाथ में हम सबको मालूम था कि ग्लेशियर के डिपॉजिट पर केदारनाथ खड़ा है। हाँ, अब हम वहाँ बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स उतारेंगे, हम वहाँ लोगों का सैलाब भेजेंगे। अब जिस तरीके से हो रहा है, गोविंद घाट आगे हमारे जहाँ फूलों की घाटी है, तो वहाँ हेमकुंड साहब स्थित है। अब हम वहाँ बड़े बड़े हॉर्न लगा करके गाड़ियों को लेकर, नहीं तो क्या उसको रोकने की बात की जा रही है? वही कह रहा हूँ। मैं देखता हूँ जब आरतियां होती हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में, तो 100 दियों के उससे आरती होती है। तो आखिर कहीं न कहीं पर जो हाइड्रो वो जो उससे गैस निकल रही है वो वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। आखिर ग्लेशियर क्यों इतने बड़े पैमाने पर मेल्ट हुआ, क्यों पिघला, जिसने इस तबाही को बढ़ाने का काम किया? बारिश हुई और भयंकर बारिश हुई और उसके साथ ग्लेशियर टूटा और उसकी वजह से तबाही आई। तो इसमें कहीं न कहीं हमारा वो है और इतने लोग हमने भेज दिए, हम रेगुलेट नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं। ये दूसरा लेसन है जो हमको सीखना है। और तीसरा लेसन जो है जिसको एज ए नेशन सीखने की जरूरत है और उसमें मेरे मंत्रालय का मेरा बहुत बड़ा रोल हो सकता है, वो है कि हमने नदियों की जो प्राकृतिक धारा है, बिल्कुल, नदी के लिए कहा जाता है कि नदी कभी न कभी अपने पुरानी जगह पर आती है और हम जैसे ही नदी अपनी एक जगह को छोड़ती है तो उस पर हम अपना कब्जा कर लेते हैं। मुझे 2010 का याद है, मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई थी, एक व्यक्ति अपने घर दिखाने के लिए मुझको गए, तो मुझे उनसे कहना पड़ा हाथ जोड़ करके, मैंने कहा भगवान आपने बड़ी कृपा की, अब अगली बार आप अपना घर जरा सा और गंगा के ऊपर बना दीजिएगा। उन्होंने बिल्कुल गंगा के ऊपर घर बना करके रखा था। मैंने होटल्स देखे जो बने हुए हैं जिनमें लोगों ने गंगा के ऊपर लेकर के चले गए हैं। अब आप नदी के प्राकृतिक बहाव के साथ
छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं कभी न कभी कीमत देनी पड़ती है। इसीलिए हमने एक बिल सर्कुलेट किया था, मॉडल बिल जो है, और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ा है कि केवल 2 राज्यों ने उस पर अमल किया, बाकी राज्यों ने कहा नहीं। हमने फ्लड जो प्लेन जोनिंग के लिए हमने बिल सर्कुलेट किया। हमने कहा राज्यों से, भाई जो नदियों की प्राकृतिक धारा है आप उसको, उसमें मानवीय बसातों को रोकिए, और जो बसातें हैं उनको एक निश्चित प्रकार के घर बना करके दीजिए जो फ्लड प्रोन हों और जो बचाव में उस समय काम कर सकें। नहीं किया गया। अब बॉम्बे में जानते हैं आप, मीठी रिवर के ऊपर आधी बॉम्बे बसी। जी। बिहार भी इसी वजह से हो रहा है। बिहार के अंदर ज्यादातर आबादी जो है नदियों के ऊपर है। तो ये चीजें हैं जिसमें हम लोग जो है, यहाँ भी वही हुआ। 2-3 जगह जो बिल्कुल साफ होगी, बर्बाद होगी, वो वास्तव में जो है हमने नदी की धारा के ऊपर बना करके रखे हुए। रावत जी, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे बातचीत करेंगे आपके इलाके के ऊपर, वहां पे मुस्लिम आबादी के ऊपर, और मुसलमानों के लिए जो आपके दिल में जज्बा है, जिस तरह से आप काम करते हैं, उसके ऊपर। अभी लेते हैं एक ब्रेक। बज़्मे अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं हरीश रावत साहब। अभी हम बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के हवाले से। अब इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे कि इनकी जो मुस्लिम दोस्ती है, जिसके लिए जाने जाते हैं, मुसलमानों की कोई तकरीब हो, अक़लियत का कोई जलसा और जुलूस हो, उसमें हरीश रावत साहब पेश रहते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जिस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में, हरिद्वार, वहां पे तकरीबन 5 से 5.5 लाख मुसलमान वाक़ई हैं, 12% उनका वोट है। और पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां भी 25% मुसलमान तकरीबन हैं। ऐसे इलाके में जहां पे ये क़यादत कर रहे हैं, वहां पे अभी तक रावत साहब, अभी तक उर्दू एकेडमी नहीं बन पाई है। अभी तक माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की हालत बुरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पे जो आपकी हज कमेटी जिसको बनाया गया है, उसके जो सचिव हैं, उनको भी जाहिर सी बात है, यादव जी वहां पे सचिव हैं, लेकिन उनको हज के बारे में क्या जानकारी है, यह सब कुछ समझ सकता है। तो ऐसी क्यों स्थिति है? आप हरिद्वार से आते हैं और वहां पे भी आपको मुसलमानों को बड़ा सपोर्ट है, हर आदमी अपने इशू को लेकर आपकी तरफ देखता है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे कुछ प्लस भी है, कुछ माइनस भी है। ये उर्दू एकेडमी का न बनना, ये हमारा माइनस है। मगर हमने जो है, जो माइनॉरिटीज की तालीम के लिए हमने काम किया। हम लोगों ने जो है और भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए, बल्कि राज्य बनते ही हमने फौरन हज हाउस बनाने का फैसला लिया, जो अब बहुत जल्दी उसको इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। जो है देखिए, कुछ कमियां हैं, कुछ प्लस हैं। और इस समय भारत सरकार ने एमएसडीपी के अंदर हमको काफी पैसा दिया। नहीं, लेकिन एमएसडीपी की आप बात करें, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बहुत करप्शन है उसमें, और उन लोगों को, जिन लोगों के लिए वो पूरी स्कीम शुरू की, उन तक नहीं पहुंच रहा है। आपके जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें उसकी क्या पोजीशन है? मैं बिल्कुल आपसे एक मामले में सहमत हूं। मैं करप्शन वाली बात तो उतनी नहीं है जितना हमने एक प्रकार से उसको गवर्नमेंट की जो दूसरी हमारी स्कीम्स हैं डेवलपमेंट की, हमने उसके साथ उसको जोड़ दिया है। मतलब आप आंगनवाड़ी के साथ जोड़ देते हैं, आप उसको इंदिरा आवास के साथ जोड़ देते हैं, आप ड्रिंकिंग वाटर के साथ जोड़ देते हैं। आपको एमएसडीपी के फंड का उपयोग स्थानीय आधार पर लोकल लोगों की जरूरतों को देख करके उसके हिसाब से करने की छूट रहनी चाहिए। और उससे आपको उन कामों को करना चाहिए जिससे मुस्लिम माइनॉरिटीज की माली हालत सुधरे, उनकी तालीम उनको बेहतर दी जा सके, और विशेष तौर पर स्किल डेवलपमेंट की तालीम उनको बेहतर तरीके से दी जा सके। कहने को हमने पॉलिटेक्निक और आईटीआई बनाने की बात कही है। रहमान साहब ने कहा है कि करीब 34-35 के करीब पॉलिटेक्निक भी बनेंगे, कुछ और भी सकेंगे। तो एमएसडीपी का उपयोग जो है मुस्लिम मासेस की जरूरत को देखते हुए और
जो उनके डेवलपमेंट में और दूसरे कम्युनिटीज के डेवलपमेंट में गैप है उसको भरने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गवर्नमेंटल स्कीम्स है उनको सप्लीमेंट करने का काम करें। ये सारी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन अगर हकीकत की बात करें, उत्तराखंड की बात करें जहां से आप आते हैं, तो वहां पे वक्फ बोर्ड की क्या हालत है आपसे छुपी हुई नहीं है। वहां पे माइनॉरिटी कमीशन में जाहिर सी बात है, अगर आबादी के हिसाब से कमीशन का अगर चेयरमैन बनाया जाए तो किसी अकलियत का बंदे को होना चाहिए, वो वहां पे नहीं हो पा रहा है। वक्फ बोर्ड में 2 अरब की तकरीबन वहां पर प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कांग्रेस की जो सरकार है वहां पे जो आपने बनवाई, वो क्या मैसेज दे रही है? मैंने कहा ना कि बहुत कुछ करना हमारे बाकी है, लेकिन हमने बहुत कुछ भी किया है। देखिए अभी कलियर शरीफ है, उसका अपना एक मुकाम है, लेकिन ये पहली बार है कि भारत सरकार ने 11-12 करोड़ रुपया जो है वहां के डेवलपमेंट के लिए उनके मुंह में जीरो एक शुरुआत हुई है। मैं तो वहां भी दोस्तों से कहता हूं कि अभी हमने खाली हाथ पकड़ा है, आगे फिर देखते रहिए, अभी आगे भी करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से हमने इस बात की भी कोशिश की है कि हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनकी हम ठीक से हिफाजत कर सकें। मैंने एज एमपी शुरुआत की थी कि हम कब्रिस्तानों की चहरदीवारी इत्यादि करें। अब हमारी सूबाई हुकूमत ने कहा है कि हम एमएसडीपी के पैसे से जो है सारे कब्रिस्तानों की व्यापक तौर पर चहरदीवारी करेंगे, जिससे कब्रिस्तानों को बचाया जा सके, क्योंकि आबादी बढ़ गई। हम इरादा भी ठीक है और हमारी कोशिशें भी उस इरादे की तरफ बढ़ने की है। चलिए एक सवाल आपसे और करते हैं मुस्लिम अक़लियत के हवाले से कि मुसलमानों के बच्चों को आप देख रहे होंगे, रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है कि कोई मुस्लिम लड़का आज यहाँ आतंकवाद दहशतगर्द में पकड़ा गया, कभी बाटला हाउस होता है तो कभी इश्शत जहां होती है, कहीं भी मुस्लिम नौजवान आज महफूज नहीं है। और आपने इसमें आवाज उठाई है, आपने इस पर काम भी किया, लेकिन क्या किया जाए कि ये जो एक जहन बना हुआ है लोगों का कि कोई वाकया होता है तो ये कहते हैं कि मुसलमान इसमें इन्वॉल्व है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए? और आप ये अभी चुनाव आने वाला है, इंतखाब आने वाला है, आपसे ये सवाल होगा, क्या आप तैयारी है? मेरा अपना मानना ये है कि कानून की जो भी हमारी एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं, मगर उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि कितने दिनों तक आप किसी को डिटेंशन में रख सकते हैं। तो 14 साल तक डिटेंशन में रह रहे हैं। अब वो परवेज रसूल का मामला है, जो हमारा कश्मीर का जो है इतना आज इंडिया के लिए लड़का उभरा है, और भी बहुत सारे। आमिर नाम का एक लड़का 14 साल की उम्र में पकड़ा गया, 28 साल में छूटा है। जी। तो ये जो इस तरीके के इंस्टेंसेज हैं ये नहीं होने चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है एज गवर्नमेंट कि हम इस तरीके की किसी के साथ ज्यादती न हो सके। आप मानते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ फेल हो रही है? कानून में जो सेफगार्ड है उसका इस्तेमाल करने का अधिकार जितना मेजॉरिटी को है उतना माइनॉरिटी को भी है। जब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात होती है तो कहीं ना कहीं सरकार पीछे हट जाती है, और अगर सरकार कोई बिल लाती है तो ऐसा आधा अधूरा बिल लाती है कि वो अदालत से खारिज हो जाता है। अभी फिर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये है कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है ये एहसास बड़ी तेजी से हुआ और आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। पहले जो भागीदारी थी हमारी पब्लिक सेक्टर्स में से लेकर के गवर्नमेंट महकमों के अंदर माइनॉरिटीज की, वो करीब 6.5% के आसपास थी। आज वो बढ़ करके 10.5 से लेकर के 11% के बीच में आई है, और मगर ये काफी नहीं है। और मैं समझता हूँ ये काफी नहीं है, तो इसलिए महसूस किया गया कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और अब रिजर्वेशन, एक बात मानिए, आप मुसलमान को नहीं दे रहे हैं, आपने दूसरे पसमंदा लोगों को दिया है। तो जो मुसलमानों के अंदर पसमंदा, यहाँ की सोशल रियलिटी है कि जो मुसलमान हैं वो कहीं से और आकर के हुए हैं, तो उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो उनकी सोशल स्टेटस में रिफ्लेक्ट करती है। तो आप उनको उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, उनके एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर आपको रिजर्वेशन देना है। आप केवल क्योंकि वो मुसलमान हो गए, उन्होंने एक दूसरा पूजा का तरीका अपना लिया, तो इसलिए आप डिप्राइव नहीं कर सकते। नोटी का नाम एक सवाल रावत जी कि ये आपने एकदम सही एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन आपकी सरकार 9 साल से है, तो ये सोच सरकार में किन लोगों के पास नहीं है जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? अब आखिरी साल में है तो ये बात हो रही है। हम हजूर नहीं मिला, हम बहुत आगे बढ़ने की हमने कोशिश की। हम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इसको लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए क्या है, ये इस समय जो मैंडेट रहा है वो इस तरीके का रहा है
कि कोई भी पार्टी या कोई आप कदम उठाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, तो बहुत सारे अच्छे कदम यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कोलिशन की वजह से एक बात शायद ये काम नहीं हो पा रहा। जिस तेजी के साथ ये रियलाइजेशन हुआ था सच्चर कमेटी, और उससे पहले रंगनाथ जी ने भी कहा था, लेकिन सच्चर कमेटी ने तो एक आई ओपनर था, और प्राइम मिनिस्टर का जो नजरिया उस समय था, हमारी लीडरशिप का जो नजरिया था, बिल्कुल साफ तौर पर था कि हमको इस गैप को भरना है। अपने मुस्लिम भाइयों को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बात हमने सच्चर कमेटी के साथ शुरू की थी, हमारी वो थिंकिंग और मजबूत हुई है। उसको आगे आने वाले दिनों के अंदर हम और ज्यादा उसके साथ मजबूती के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरीश रावत जी, आपने आलमी सभा से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत छुपते लेकिन बहुत अच्छे सवालात किए, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे बातचीत हरीश रावत जी के साथ। इन्होंने अपनी बातें बहुत मजबूत अंदाज में रखी और बहुत सारे सवाल भी पैदा किए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पूरे हालात वैसे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बहुत ही मजबूती से ये कहा कि मुसलमानों की जो हालत है उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला, उस पर बहुत वजाहत के साथ इन्होंने कहा कि चूंकि हम कोलिशन इरा में हैं, गवर्नमेंट जो है वो कई पार्टियों से मिलकर के बनती है, तो उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार जब हम हरीश रावत जी से मिले तो केंद्र में जो सरकार होगी, शायद वो अगर कांग्रेस की हुई, तो ये मुद्दा हल हो गया होगा। आज तकरार में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। सहारा प्रणाम।